हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 1। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 का प्रमेय 1.3 कर लिया था। अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 1। एक बार देखेंगे, हमारे पीछे लिखा हुआ है। सवाल क्या है पहले ये एक बार देख लीजिए। पढ़ते हैं सवाल क्या लिखा है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्या वह है जिसे हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते, उस संख्या को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। और चूंकि हमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसके लिए हमने क्या किया, √5 को मान लिया कि माना कि यह परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक स्केच आप देख पा रहे हैं, ये मेरे हाथ में एक स्केच है और मैं कहूँगा मान लेते हैं कि यह एक कॉपी है। अब कॉपी मानेंगे तो ये कॉपी कभी सिद्ध होगा? कॉपी सिद्ध होगा? आप कहेंगे सर कभी नहीं होगा, क्योंकि यह एक स्केच है और यह कभी कॉपी सिद्ध हो ही नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार तो विरोध करेगा। यदि मैं इस स्केच की जगह पे इसको कॉपी मान लूं तो प्रत्येक बार विरोध करेगा, आपस में विरोध ही होगा। क्योंकि ये है स्केच, हमने गलती से इसको कॉपी मान लिया, तो प्रायः क्या करेगा, एक दूसरे का ये हमेशा विरोध ही करेगा, विरोध करना ही करना है। तो ठीक उसी प्रकार क्या था बच्चों, √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो तो है ही। क्या कि सिद्ध करके बताइए, कहा है कि सिद्ध करके बताइए कि सच में √5 एक अपरिमेय संख्या है। वो तो है ही, लेकिन सिद्ध करिए। तो हमने लिख दिया है, ये पहले लिखा, पढ़ सकते हैं इसको, कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को हमने परिमेय संख्या मान दिया, उल्टा मान लिया। हालांकि √5 परिमेय संख्या नहीं है, √5 तो अपरिमेय संख्या है। इसके उल्टा हमने √5 को परिमेय संख्या मान लिया। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम, यदि √5 परिमेय संख्या होगा तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब आप भली भांति समझ चुके हैं। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, अर्थात वह माइनस में हो, प्लस में हो, लेकिन दशमलव में ना हो। जैसे -2 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, ये सारे पूर्णांक है। यदि मैं 2.25 कह दूं, ये पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह दशमलव में आ गया। दशमलव की चीजों को हम लोग पूर्णांक नहीं कहते हैं। चलिए हम लोग आगे लेते हैं। तथा q बराबर 0 नहीं है। ये q बराबर, ये जो आप देख रहे हैं q, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है कि ये जो q है, q बराबर 0 नहीं है। q बराबर 0 ना हो और p और q सह अभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब है कि p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वह 1 होगा। p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। जैसे यहाँ पे एक बार कुछ देर के लिए करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए p है, तो p से ही भाग लगेगा एक बार में, और q है, q तो q से ही भाग लगेगा एक बार में। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आया वह क्या आया? 1 आया। अर्थात मैं कह सकता हूं p और q का जो HCF आया 1 आया। p और q एक क्या है? सहअभाज्य संख्या। वैसे भी दिख रहा है। चलिए अपन लोग काम शुरू करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, थोड़ा मैं इधर साइड में लिखता हूं ताकि अपने पास जगह बचे। तो बच्चों √5 को हम लोग लिखेंगे p/q के रूप में। ठीक है, हमने लिख दिया। और दोनों साइड क्या करना है बच्चों? अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, तो √5 को हमने लिख दिया p/q के रूप में। इससे ये समझ में आता है कि √5 को हमने परिमेय संख्या कहा। तो यहीं से विरोध शुरू हो गया। अब देखिए विरोध ही शुरू है। जैसे कि आपने सुना था, मैंने इस स्केच को कॉपी मान लिया। स्केच को मैं कॉपी मानूंगा, शुरू से ये विरोध करेगा, सिर्फ विरोध करेगा, क्योंकि यह स्केच कभी कॉपी बन ही नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार अब देखिए यहीं से विरोध शुरू है, विरोधाभास शुरू है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब देखिए √5 अपरिमेय संख्या, अब p/q परिमेय संख्या। तो अपरिमेय बराबर परिमेय होगा कहां से? होगा। ठीक है, फिर भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने का काम करते हैं, किसी तरीके से मैनेज कर दें इसको। तो मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर यदि, चूंकि हमने परिमेय संख्या माना है, यदि p/q परिमेय संख्या है तो हमें
5 जो अपरिमेय संख्या है इसको परिमेय संख्या बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रूट हटा दे तो 5 परिमेय संख्या बन सकता है। तो इधर भी परिमेय और इधर भी परिमेय, दोनों साइड क्या हो जाएगा बच्चों, परिमेय हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग दोनों पक्ष वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्ष वर्ग करने पर ठीक है, देखते हैं दोनों पक्ष वर्ग करके क्या आता है। तो रूट 5 पे भी हम लोगों ने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, और p बटा क्यू पे भी हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो आप कहेंगे सर स्क्वायर और रूट तो हट जाता है, क्यों हटता है, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, छोटी छोटी बेसिक जो हमारी शुरू से ही कमजोर है, जब तक हम उस कमजोरी को दूर नहीं कर लेते तब तक शायद ये समझ में नहीं आता। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि आखिर में सर ये रूट और स्क्वायर कैसे खत्म होता है, कृपया ये बताएं। तो ठीक है बच्चों, पहले ये देखिए आप, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखिए, जैसे ये रूट 5 है और इसका स्क्वायर खत्म होता है, तो बच्चों रूट का मान जो होता है वह हमेशा 1/2 होता है। रूट का मतलब होता है 1/2, 5 पे घात 1/2, और यहाँ पे पहले से चूंकि घात पे घात क्या होता है, गुणा होता है, कट जाएगा इसे, और 5 पे घात 1 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 5 ही होता है। समझ में आ रहा है। ये जो रूट आप देख रहे हैं, ये रूट, इस रूट बराबर होता है 1/2, और यदि यहाँ पे घन रहेगा इसका मतलब होता है 1/3, तो रूट का मान ही होता है 1/2। यही कारण है कि ये रूट और स्क्वायर कट जाता है। कैसे कटता है एक बार फिर देखेंगे, एक बार फिर देखिए यदि आपको समझ में नहीं आया। जैसे रूट 5 है, रूट 5 को या फिर तो हम रूट 5 लिख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं, या इसको, या हम 5 पे घात 1/2 ये भी लिख सकते हैं। कोई अंतर नहीं है दोनों में, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। और इस पे यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमें पता है, चूंकि हम लोगों ने घातांक करनी पड़ा है, घातांक करने का क्या रूल है कि घात पे घात गुणा हो जाता है। तो 5 1/2 गुणा में 1/2, ये 2 से 2 खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा बच्चों, 5। यही कारण है कि ये रूट और स्क्वायर आपस में क्या होता है, खत्म हो जाता है। हम लोग डायरेक्ट इतना काम नहीं करते, सीधे शॉर्टकट क्या करते हैं, रूट और स्क्वायर को सीधे खत्म करते हैं। तो शायद इस बेसिक से आपने समझा होगा कि ये क्यों खत्म होता है। मैं इसको मिटाने वाला हूँ, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रूट और स्क्वायर क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया तो बचा क्या, इधर बचा 5, और अब हुआ परिमेय संख्या, और इधर भी हुआ 5। अब दोनों को बच्चों हम लोगों ने क्या कर दिया, एकदम बांट दिया। पी को भी स्क्वायर दे दिया, ये दोनों भाई आपस में झगड़ा ना करे, तो हमने पी को भी स्क्वायर दे दिया, क्यू को भी स्क्वायर दे दिया, ताकि झगड़ा ना हो। हमारा काम देखिए, एक अच्छे नागरिक का काम होता है बीच बचाव करना, कॉम्प्रोमाइज करके काम चलाना। तो बच्चों हम लोगों ने किया कॉम्प्रोमाइज। आगे देखते हैं क्या होता है सेकेंड लाइन में। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ भी परिमेय संख्या, यहाँ भी परिमेय संख्या, परिमेय बराबर परिमेय। चलिए, हम लोगों ने जो विरोध चल रहा था शुरू से स्ट्राइक कर दिया, शुरू से ही स्ट्राइक कर दिया। अरे भाई हम है अपरिमेय, इधर परिमेय लिख दिया, तो स्ट्राइक कर दिया। तो अच्छे नागरिक का काम ही होता है क्या, कॉम्प्रोमाइज करना। तो हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, दोनों पक्ष वर्ग करके, दोनों पक्ष वर्ग किया, तो पता चला इधर भी परिमेय हो गया और इधर भी परिमेय हो गया। क्या आपको लगता है कि अब विरोध नहीं होगा? चलिए ठीक है, देखते हैं आगे विरोध होता है कि नहीं होता है। इस क्यू को क्या करिए, इस क्यू को, आप ये जो क्यू देख रहे हैं बच्चों, ये क्यू, इस क्यू को यहां भेजिए और इसको यहां लाइए, क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ तो आप कहेंगे सर 1 होता है, नहीं कुछ तो क्या होता है, 1 होता है। तो क्या होगा, कोना कोनी गुणा होता है, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, कोना कोनी गुणा, आड़ा तिरछा गुणा। तो हम क्या करेंगे, क्यू को यहाँ भेजेंगे और 5 को यहाँ लाएंगे, क्योंकि कोना गुना करेंगे। मान लीजिए क्यू यहाँ 5 से गुना हो जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। अपने ये कोना कोनी आपस में ये दोनों स्थान का अदल बदल भी कर सकते हैं, तो वही हम लोग करवा रहे हैं। तो क्यू को भेजेंगे 5 की जगह पे, और ये जो 5 है ये आएगा क्यू की जगह पे। अब बताइए आपके, अब कुछ दिख रहा है आपको? क्या अब कुछ दिखा आपको? आप कहेंगे हाँ सर, अब तो प्रमेय 1.3 दिख रहा है। बिल्कुल, देख लीजिए। अब 5, ये जो 5 देख रहे हैं, यह 5 पी स्क्वायर को भाग दे देता है कितने बार में? आप कहेंगे क्यू स्क्वायर बार में भाग देता है। प्रमेय 1.3 में हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा याद करिए उस चीज को।
प्रमेय 1.3 में हमने क्या पढ़ा है? आप कहेंगे सर प्रमेय 1.3 में हमने पढ़ा है कि यदि कोई अभाज्य संख्या, मान लीजिए नीचे क्या है, 5 अभाज्य संख्या है, यदि कोई संख्या यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या की स्क्वायर को विभाजित कर देता है तो उस संख्या में, जैसे मैं थोड़ा सा संख्या करके बताता हूं, जैसे मान लीजिए नीचे हमेशा अभाज्य संख्या रखना है, नीचे मान लीजिए 5 हमने रख दिया और ऊपर में कुछ भी रख लीजिए जो इससे भाग लगे, 10 का स्क्वायर रख लेते हैं हम लोग। तो 5 क्या होता है, 5 इस 10 स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 10 स्क्वायर को क्या करता है, 10 के स्क्वायर को विभाजित करता है। देखिए करता है कि नहीं, 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 गुना 10 अर्थात 100 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है और 5, आप कहेंगे सर भाग लग गया, ठीक है। 5 10 के स्क्वायर को भाग दे दिया, और 10 में स्क्वायर ना करेंगे ना फिर भी 5 भाग देगा। अब 10 में स्क्वायर नहीं कर रहे हैं फिर भी तो 5 भाग दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। या किस आधार पे बच्चों हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं प्रमेय 1.3 के आधार पे। एक बार फिर याद दिला देना चाहता हूं बच्चों, यदि आपने प्रमेय 1.3 वाला वीडियो नहीं देखा तो कृपया पहले वो देखें, तब जाके आपको ये समझ में आएगा अच्छी तरीके से। हालांकि मैं यहाँ भी समझाने का काम बहुत हद तक कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ भी समझाएं, लेकिन यदि आप प्रमेय 1.3 वाला वीडियो देख लेते हैं तो आपका सारा कांटा ही निकल जाएगा। ठीक, अब हम लोग करते हैं, हो गया ये। अब 5p स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। हम कहेंगे चूंकि 5p स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। 5p स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए प्रमेय 1.3 के आधार पर 1.3 के आधार पे 5p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसको बच्चों हम लोग प्रमेय, इसको हम लोग समीकरण 1 बोल देंगे, ठीक है। उसको हम लोग समीकरण 1 कह देंगे। 5p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए प्रमेय 1.3 के आधार पर 5p को भी विभाजित करेगा। p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तब हम क्या कह सकते हैं, तब ये कहेंगे p को भी विभाजित करेगा 5। कितने बार में बताइए, कितने बार में? कुछ भी लिख लीजिए, a से लेके z तक है ना, कुछ भी मान लीजिए। आप क्या मानते हैं बताइए? बहुत सारे लोग हालांकि k मानते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे कहते हैं सर k मानिए, k मानिए। ठीक है, हम लोग k ही मान लेते हैं, इसको k ही लिखते हैं, k बार में भाग दे देता है। हालांकि आप ABCD भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मौज है, आपका अपना कलम होगा, कॉपी है, आप जो भी है आप यहाँ पे जो भी हो लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जगह का अभाव हो गया, अब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा करने वाले हैं। ऊपर से ही कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, तो 5p को भी क्या करेगा, 5p को भी भाग देगा। कितने बार में? हमने कह दिया k बार में भाग लगेगा। तब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर, ये 5 क्या है बच्चों, इधर भाग है और k से इधर आके गुना हो जाएगा। हम कह सकते हैं p बराबर 5k। इसको हम कहेंगे समीकरण 2। समीकरण क्या कहेंगे, 2। अब समीकरण 1 में आगे का जो हमारा प्रोसेस होगा, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान, या फिर यहाँ पे शायद नहीं दिखेगा तो मैं थोड़ा सा बच्चों इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कुछ देर के लिए इधर से मिटाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ। इधर से आप देखेंगे, यहाँ मैं करने वाला हूँ।
तो अब यहाँ क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये 5 पी को भाग देता है कितने बार में, के बार में, तो 5 इधर भाग है और बराबर के उस साइड में जाके, क्योंकि इधर भाग है बराबर के उधर जाके क्या बनेगा, गुना बनेगा। तो हम कह सकते हैं P बराबर 5K, इसको कहेंगे समीकरण 2। समीकरण क्या कहेंगे, 2। अब हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर, P का मान रखने पर, समीकरण 1 में P का मान रखने पे, तो समीकरण 1 कितना है, आप कहेंगे सर समीकरण 1 है, समीकरण 1 ये है क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा क्या है 5, यही तो है समीकरण 1। इसमें किसका मान रखना है, P का मान रखना है, तो Q स्क्वायर होगा ही, यहाँ पे P का मान रखना है। P का मान कितना है, आप कहेंगे सर 5K है P का मान, 5K, चूँकि इस पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर देना है, बटा में क्या करना है 5 करना है। अब देख लीजिए Q स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर, अब बटा में कितना हो जाएगा 5, बटा में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 25 के स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो हमें देखना है, मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमने क्या कर दिया, मान रख दिया। अब देखिए ये 5 से कट रहा है, कितने बार में कट रहा है, कितने बार में कट रहा है, आप कहेंगे सर 5 बार में गया, ठीक है गया। तो अब देखिए, अब देखने वाली बात है कि इधर क्या बचा, Q स्क्वायर, क्या बचा, आप कहेंगे सर Q स्क्वायर बचा, और यह 5K से क्या हो है, गुना है, बराबर के इधर आके क्या बनेगा, भाग बनेगा, और इधर सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, आप कहेंगे सर K स्क्वायर बचेगा। क्या इंटरफेस दिखा, क्या दिखा, आप कहेंगे 5Q स्क्वायर को भी भाग देता है। अब 5Q स्क्वायर को भी क्या करता है, विभाजित करता है, 5Q स्क्वायर को भी क्या करता है, विभाजित करता है। अब हम लोग थोड़ा सा लिखने वाले हैं, अब इसको आप देख लीजिए, मैं इसको चूंकि अभी मिटाने वाला हूँ, इसको मिटाने वाला हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, आगे हम लोग करेंगे। ये मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो पॉज करके बच्चे देख लेंगे, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, अब बस कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है, चूंकि अब देखिए, चूंकि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, चूंकि 5 Q स्क्वायर को क्या करता है, को विभाजित करता है, विभाजित करता है, चूंकि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए फिर वही चीज लिखेंगे, प्रमेय 1.3 के आधार पर, प्रमेय 1.3 के आधार पर, प्रमेय 1.3 के आधार पे हम कह सकते हैं 5 Q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। बस आपको लग रहा होगा कितना लंबा जा रहा है, लंबा कुछ नहीं जा रहा है, बस अब हम लोग अपने मुकाम पे पहुंच चुके हैं। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, आप प्रमेय 1.3 के आधार पे हमने वो देखा कि प्रमेय 1.3 के आधार पे पहले 5 Q को भाग दे रहा था, 5 P को भाग दे रहा था, लेकिन अब दूसरे बार जब हमने हल किया प्रमेय 1.3 के आधार पे, अब 5 Q को भी विभाजित कर रहा है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ जो हमने माना है कि P और Q क्या है, P और Q क्या है, आप कहेंगे सर P और Q जो आपने माना है उसको माना है अपने सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या हमने माना है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वह 1 होता है। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है, और हालांकि वो मैंने मिटा दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। और P का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया था? 5 ही आया था। P का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 ही आया था, और Q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया? 5 आया, जो इसका क्या करती है? विरोध करती है। बस अब हम लोग लिखने वाले हैं, अतः आप P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना था। क्या होना था? एक होना था। अतः P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना था, लेकिन P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड पांच आया, लेकिन P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आया। अब यहां देख लीजिए कितना आया? 5 आया। अतः हमारी पूर्व की कल्पना असत्य सिद्ध हुई। हमारी पूर्व की कल्पना क्या सिद्ध हुई? हमारी पूर्व की कल्पना असत्य सिद्ध हुई, अर्थात हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बस दैट्स ऑल। यहीं पे हमको क्या करना था बच्चों? यहीं पे हम लोगों को प्रूव करना था, सिद्ध करना था, दिखाना था, वो हम लोगों ने कर लिया। एक बार आप पूरा देखिए, एकदम बिल्कुल देख लीजिए, आप पूरा देखिए, इसको पूरा देखिए। बस आगे सिर्फ हम लोगों ने लिखा है, क्योंकि विरोध कहाँ से? शुरू से ही विरोध किया, शुरू से आपने देखा कि स्टार्टिंग से विरोध किया, चूंकि हमने मिटा दिया है। आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। हमने जो माना था कि P और Q सभाज्य संख्या है, P और Q सभाज्य संख्या है, इससे सिद्ध है कि P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वह एक होगा। लेकिन आया कितना? यहाँ P का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना था। क्यों होना था? क्योंकि हमने एक ही माना था। सहभाज्य का मतलब होता है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना। सहभाज्य का मतलब भी यही होता है। अतः कहते हैं, लेकिन P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया? आप कहेंगे 5 आया। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड आना था 1, क्योंकि हमने 1 माना है। यदि √5 परिमेय संख्या होती तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही आना था। वैसा तो नहीं हुआ। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हल करने के बाद क्या आया? 5 आया। अतः हमारी पूर्व की कल्पना असत्य सिद्ध हुई, अर्थात हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स ऑल। बस ये प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, अब मिलते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल को अब हम लोग करेंगे। आशा है वैसे अगला सवाल आप कर लीजिएगा, फिर